स्टूडेंट, आज मैं एक छोटे से टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, इसके ऊपर बात करता हूँ। ठीक है ना, किस तरीके से हमको जो 38 एटीपी मिलती है ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस थी पड़ा हुआ है, इसमें नेट एटीपी गेन कितना आई है, 2 मिलती है। यहाँ पे एक वर्ड में लिखा है एसएलपी। एसएलपी का मतलब था सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, है ना, हम पढ़ते हैं ना जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, फास्फोराइलेशन। ये जो फास्फोराइलेशन है, फास्फोराइलेशन, ठीक है ना, 3 तरीके से होता है। एक हम पढ़ते हैं फोटोफास्फोराइलेशन, इसमें आपने देखा था केमियास्मोडिक हाइपोथेसिस जिससे फोटोसिंथेसिस वाले में हम क्या बना रहे थे, एटीपी बना रहे थे। एक होता है एसएलपी, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे आपको डायरेक्ट एटीपी मिले या जीटीपी मिले, जैसे आपने क्रेब्स साइकिल के अंदर देखा था कि जब हम सक्सिनिल को एंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनाते हैं तो उसमें। और एक होता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये आपको ईटीएस के थ्रू, यानी कि जब आप क्या करते हो NADH2 या फिर आप FADH2 का यूज़ करते हो और इससे एटीपी बना देते हो। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है एसएलपी, मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एटीपी यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो 2 एटीपी ये मिल रही है। और पढ़ा था कि यहाँ से हमको 2 NADH2 मिल जाता है। एक NADH2 से जो है 3 एटीपी मिल जाती है। तो 2 से कितने मिल जाएगी आपको, 6 मिल जाएगी। 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, तो ग्लाइकोलिसिस से कुल कितनी एटीपी आ गई है, 8 एटीपी आ गई। ठीक है ना। देखिए, अगर पूछे ग्लाइकोलिसिस से कितनी एटीपी आती है डायरेक्ट, तो वो 2 आती है। लेकिन उसमें अगर आप ऑक्सीडेटिव को भी शामिल कर लोगे तो कितनी मिल जाएगी टोटल, 6 ये भी हो जाएगी, 8 आ जाएगी। जो लिंग रिएक्शन है जिसे हम लोग ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, उसमें हमने देखा था कि एक पायरुविक एसिड से कितना, एक NADH2 मिलता था। तो अगर 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं हम, तो यहाँ से कितना, 2 NADH2 मिल जाएगा, तो 6 यहाँ पे आ जाएगी। क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको भी पढ़ा दिया था। तो वहाँ पे क्या था कि एक एसिटिल कोएंजाइम में से 3 NADH2 मिलता है। तो अगर मैं एसिटिल कोएंजाइम में 2 इस्तेमाल करूँगा तो NADH2 कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, है ना। 2 3 6 NADH2, 1 से 3 मिलती है तो 6 से कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। FADH2 एक एसिटिल कोएंजाइम में से 1 मिलता है, क्योंकि 2 एसिटिल कोएंजाइम में मिलेगा आपको, इसलिए 2 FADH2 मिल जाएगा। और एक FADH2 से अपने को 2 एटीपी मिलती है, तो 2 से कितने मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, है ना। ये भी कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है। यहाँ पे 4 एटीपी मिल गई, 18 इससे मिली, 4 इससे मिली। बाकी तो SLP, है ना, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन जीटीपी का होता है। तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए एसिटिल कोएंजाइम में 2 बार, तो यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अगर आप देखो 18 और 4 ये 22, 22 और 2 24, 24 एटीपी कहाँ से मिलती है, क्रेब्स साइकिल से। और 6 कहाँ से मिलती है, लिंग रिएक्शन से, 24 6 30। और यहाँ से कितनी, 8 मिल जाती है, ग्लाइकोलिसिस 38 हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि कभी कभी टोटल गेन आप पढ़ते हो 38 है, कभी कभी 36 है। तो 38 या 36 होना ये डिपेंड करता है शटल सिस्टम के ऊपर। कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस से मिलने वाले जो 2 NADH2 हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने के लिए शटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ग्लूकोज लिया, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनाया, इससे क्या मिला, NADH2। इस NADH2 को जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसमिट मारूंगा तो एक पाथवे है जिसमें हम मैलेट एस्पार्टिक शटल का इस्तेमाल करते हैं, और ये इस NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में NADH2 की तरह ही ट्रांसफ़र करता है। वहीं पे अगर शटल सिस्टम में हमने क्या किया, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट का इस्तेमाल किया, तो ये 2 NADH2 को 2 FADH2 में, यानी कि NADH2 को FADH2 में ट्रांसफर मार देता है। तो अगर मैलेट एस्पार्टिक शटल सिस्टम चलता तो 2 NADH2 के रूप में ही पहुंचता यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 आता और 1 से 3 एटीपी, 6 एटीपी मिलती। लेकिन अगर ये वाला चला जाएगा तो हमको कितने मिल जाएगी भाई, 2 NADH2 को जब यहाँ पे डाला गया 2 FADH2 मिला ना,
तो कितनी एटीपी, 4 एटीपी आ जाएगी। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का। इसीलिए कभी कभी हम 38 और 36 की बात करते हैं, यानी कि जब 2 NADH2 को ग्लिसरॉल 3 फास्फेट शटल सिस्टम से माइटोकॉन्ड्रिया में डाला जाएगा तब आपको 36 मिलेगी। अदरवाइज मैलेट एस्पार्टिक में अगर आप डालोगे तो कौन सी मिलेगी, 38 मिल जाएगी। तो ये 36 38 का कन्फ्यूजन दूर हुआ। आगे यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स में शटल सिस्टम नहीं होता है, और ऐसे प्रोकैरियोट्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, इसमें एटीपी गेन 38। अब हैरान मत होना कि सर 38 एटीपी बनाने के लिए ATS चलाएंगे, ATS तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। तो प्रोकैरियोट्स में भी क्रैब साइकिल चलती है, लेकिन ये कहाँ चलेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर चल जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रोकैरियोट्स जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इसमें एटीपी गेन 38 रहेगा, इसके पास शटल सिस्टम है ही नहीं। और अगर जो 2 शटल सिस्टम है, मैलेट एस्पार्टिक, दूसरा कौन सा, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट ना, तो मैलेट एस्पार्टिक शटल सिस्टम जो होता है ये कहाँ कहाँ पे होता है, ये हार्ट एंड किडनी में चलता है। वहीं पे ग्लिसरॉल 3 फास्फेट वाला ये मसल सेल एंड ब्रेन के अंदर चलता है। क्लियर है ये बात है। ये एनर्जी इफ़िशियंसी की बात कर देते हैं थोड़ा। जैसे हम जानते हैं कि एक एटीपी हमारी सेल में जब ये टूटती है तो उससे 8.1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलती है सेल के अंदर। तो 30 एटीपी मिल रही है, तो 38 इंटू 8.1 करो कितना मिलेगा, 307 किलो कैलोरी। वहीं पे अगर मैं लैब में जाता हूँ ग्लूकोज से, ठीक है ना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज के मोल लेता हूँ तो वहाँ से कितनी मिलती है, 686 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी मिलती है। तो इसकी एनर्जी इफ़िशियंसी अगर निकालें तो हमारी सेल में कितनी मिली, 307। मिलनी कितनी चाहिए थी, 686, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना जाएगा, 45%। यानी कि हम ग्लूकोज से हमारी जो सेल होती है पूरी एनर्जी निकाल ही नहीं पाती। 38 एटीपी किसके बराबर आ गई है, 45% के बराबर आ गई है, परसेंटेज की बात करें, ठीक है ना। तो ये था आपका रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, एक टॉपिक ये, और दूसरा कौन सा, एनर्जी इफ़िशियंसी, ठीक।